मैं अनुराग आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अर्थ एकेडमी विद अनुराग में। मध्यकालीन इतिहास की उसी श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम लोग दिल्ली सल्तनत को देखने वाले हैं। ये छोटा सा है राजपूत काल। छोटा सा क्या है, इसमें से बहुत ज़्यादा अपवाद हैं, इसलिए इससे प्रश्न ज़्यादा नहीं पूछे जाते हैं, ठीक है ना। और इससे जितने भी प्रश्न बन सकते थे उतने प्रश्न मैंने बना दिए। इनको देख लेते हैं, देखने के बाद हम लोग दिल्ली सल्तनत में जितने भी वंश हैं उनकी चर्चा करेंगे। उनसे प्रश्न जो है मोस्टली पूछे जाते हैं। तो राजपूत काल में क्या है कि ये जो राजपूत काल रहा ये लगभग वही 8वीं और 12वीं सदी की बात है, ठीक है ना। और इनकी उत्पत्ति कैसे कैसे हुई, सब अलग अलग लेखक जो हैं वो अलग अलग अपना मत देते हैं। कि जैसे ये कर्नल जेम्स रॉड जो हैं ये कहते हैं कि ये जो आए थे ये विदेशी जातियाँ थी, मतलब ये विदेशी थे तो ये कहते थे कि ये विदेशी जातियाँ थी। और ये जो गौरी शंकर हरिचंदन ओझा थे ये क्या कहते थे भैया ये प्राचीन क्षत्रियों के वंशज थे। सबका अलग अलग मत था। अब ये क्या है, चंद्रवरदाई के बारे में आप पीछे पढ़ चुके हो। चंद्रवरदाई जी क्या कहते हैं, ये अग्निकुंड से उत्पन्न का सिद्धांत इन्होंने दिया था कि ये अग्निकुंड से पैदा हुए थे जो राजपूत वंश थे, ठीक है। तो अग्निकुंड से पैदा हुए थे। सभी के अलग अलग मत हैं, इसलिए मैंने इसको ज़्यादा डीप में इसके बारे में चर्चा नहीं की। कुछ वंश हैं जिसमें जैसे प्रतिहार वंश वगैरह हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। तो चंदेल वंश वगैरह। तो ये जैसे अब चंद्रवरदाई ने कहा कि इनके 36 गोत्र थे, 36 गोत्र या कुल थे। उन्हीं 36 गोत्रों में कौन कौन से, सूर्यवंश, चंद्रवंश, अग्निवंश और ऋषिवंश, ठीक है। तो ये सूर्यवंश के 10 और चंद्रवंश 10 गोत्र और अग्निवंश के 4 और ऋषिवंश के 12, टोटल मिला करके अगर देखा जाए तो ये आपके 36 गोत्र हो जाएंगे, ठीक है। 36 कुल या गोत्र हो जाएंगे। आ रही बात समझ में। तो ये चीज़ें आप थोड़ा सा नोट डाउन कर सकते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि एक बार एग्जामिनर ने पूछ लिया था। क्या पूछ लिया था कि भैया ये अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था, कि मतलब राजपूतों के बारे में अग्निकुंड का सिद्धांत किसने दिया था, तो ये चंद्रवरदाई जी ने दिया था, ठीक है ना। और गोत्रों के बारे में तो 36 गोत्र थे या कुल थे, ठीक है। तो चलते हैं, आप चर्चा करते हैं दिल्ली सल्तनत काल की। तो दिल्ली सल्तनत काल की चर्चा करते हैं, इसमें आपके ये 5 वंशों के बारे में बात करेंगे हम लोग। दिल्ली सल्तनत काल में 5 वंश कौन कौन से हैं, ये आपको सीरीज भी याद रखनी है, सीरीज और उनका काल भी याद रखना है कि किस काल से किस काल तक ये वंश रहा, ठीक है ना। तो जैसे ये चीजें आप याद रखने के लिए आप एक छोटा सा पॉइंट है वो भी याद कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे याद हो रहा है तो कोई बात नहीं, बाकी अगर ऐसे नहीं याद हो रहा है तो आप ये पॉइंट याद कर सकते हैं कि गुल खिले तुम शायद लोगे, गुल खिले तुम शायद लोगे। तो गुल मतलब गुल से क्या हो जाएगा भैया, गुलाम वंश, खिले से खिलजी वंश, गुल खिले तुम से तुगलक वंश, शायद से सैयद वंश और लोगे से लोदी वंश, ठीक है ना। तो ये आपके वंश आ जाते हैं, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोदी वंश। अब इनका कार्यकाल आपको देखना है, कभी कभी पूछ लेता है सबसे ज्यादा कार्यकाल किस वंश का रहा, तो सबसे ज्यादा का रहा 93 वर्ष का कार्यकाल इनका था तुगलक वंश का, ठीक है ना। उसके बाद गुलाम वंश का 84 वंश और सबसे कम कार्यकाल किसका रहा है, तो खिलजी वंश का रहा है, ठीक है। और ये देख लेते हैं इनका कार्यकाल, गुलाम वंश आपका 1206 से 1290 तक चला और उसके बाद खिलजी वंश 1290 से 1320, ठीक है। और तुगलक वंश 1320 से 1413, वही सीरीज चलेगी। फिर 1413 से 1451, फिर 1451 से 1526 में आपके बाबर आ जाते हैं, ठीक है। और बाबर के बारे में फिर हम लोग आगे चर्चा करेंगे मुगल वंश में, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं, पहला प्रश्न क्या कह रहा है। पहला प्रश्न है आपका, भारत में गुलाम वंश के संस्थापक। तो भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन हैं, तो भारत में गुलाम वंश के संस्थापक जो माने जाते हैं ये कुतुबुद्दीन ऐबक को कहा जाता है। ये संस्थापक माने जाते हैं, ठीक है। लेकिन वास्तविक संस्थापक अगर लिख करके देगा आपको कि वास्तविक संस्थापक कौन है, तब इल्तुतमिश आ जाता है, ठीक है ना। तो भारत में गुलाम वंश के संस्थापक कौन है, सीधे सीधे अगर ऐसे ही क्वेश्चन पूछता है कि भारत में गुलाम वंश के संस्थापक, तो कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाता है, ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद लेकिन अगर वास्तविक संस्थापक आ जाता है कि भैया गुलाम वंश के वास्तविक संस्थापक किसे कहा जाता है, तब इल्तुतमिश आ जाता है, ठीक है। इल्तुतमिश इसी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, ठीक है ना। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक का अन्य नाम क्या था, तो ये लाखों का दान करता था, इसलिए इसको लाख बख्श की भी संज्ञा दी गई है, अर्थात इसको लाख बख्श कहा जाता था, लाख बख्श। याद रख लेना, लाख बख्श का मतलब क्या होता है, लाखों का दान करने वाला। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है ना। या फिर ऐसे करके क्वेश्चन आया है कि लाखों का दान करने वाला किसको कहा जाता था, तो लाख बख्श को कहा जाता था, लाखों
का दान करने वाला, ठीक है, दान करने वाला, लाखों का दान करने वाला। अगला है कह रहा कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो नींव की अगर बात करेगा तो नींव आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, लेकिन इसको पूर्ण किसने करवाया था? तो पूर्ण करवाएंगे इल्तुतमिश, ठीक है ना। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है नींव डाल देते हैं ये कुतुब मीनार की, और उसके बाद चौगान, ठीक है, चौगान पोलो खेलते हुए इनकी मृत्यु हो जाती है, और उसके बाद ये इल्तुतमिश इसको पूर्ण करवाता है। तो अगर नींव की बात करेगा, कुतुब मीनार की नींव किसने डाली थी? तो कुतुब मीनार की नींव आपके कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने नींव डाली थी। और अगर निर्माण की बात करेगा, ये मैंने आगे प्रश्न लिया हुआ है, कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था? इल्तुतमिश ने करवाया था, ठीक है। तो कर लेना, इसी के नीचे वो क्वेश्चन नोट डाउन कर लेना, थोड़ा सा आगे पीछे हो गया है। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, ठीक है, आरे बात समझ में भैया? ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन क्या होता है भैया? 2.5 दिन होता है 2.5 दिन, ठीक है, 2 और आधा दिन। तो 2.5 दिन का झोपड़ा कह रहा किसने बनवाया था? तो 2.5 दिन का झोपड़ा कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था, कुतुबुद्दीन ऐबक ने, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक ने 2.5 दिन का झोपड़ा बनवाया था। नेक्स्ट कह रहा है ऐबक की मृत्यु किस खेल के दौरान हुई थी? अभी मैंने बात करते करते आपको बताया था कि ऐबक की मृत्यु किस खेल के दौरान हुई थी? तो चौगान के खेल के दौरान हुई थी, ठीक है, चौगान। अब चौगान क्या होता है? आजकल हम उसको पोलो बोलते हैं, पोलो, ठीक है, घोड़े से खेला जाता है, पोलो, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है तराइन का तृतीय युद्ध कब हुआ था? तो तराइन का तृतीय युद्ध 1215 ईस्वी में हुआ था। ये किसके किसके मध्य हुआ था? यल्दौज के मध्य, इल्तुतमिश तथा यल्दौज के मध्य, ठीक है, इल्तुतमिश तथा यल्दौज, इल्तुतमिश तथा यल्दौज के मध्य हुआ था। ये यल्दौज कौन था? इल्तुतमिश तो कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था, लेकिन यल्दौज भी कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद ही था, ये दूसरा दामाद था, ठीक है, दूसरा दामाद। ये कुतुबुद्दीन ऐबक का दूसरा दामाद था, कौन? यल्दौज, ठीक है। नेक्स्ट आता है, कह रहा कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र, कुतुबुद्दीन ऐबक का पुत्र कौन था? आराम शाह। तो कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह की हत्या कर दिल्ली की गद्दी कौन बैठता है? तो आराम शाह, कुतुबुद्दीन ऐबक का जो पुत्र होता है आराम शाह, उसकी हत्या करके दिल्ली की गद्दी पे कौन बैठता है? तो उसी का दामाद जो होता है इल्तुतमिश, वो इसकी हत्या कर देता है, ठीक है ना। इल्तुतमिश, इल्तुतमिश, इल्तुतमिश जो होता है आराम शाह की हत्या करके दिल्ली की गद्दी पे बैठ जाता, ठीक है। आराम शाह कुछ ज़्यादा कुशल शासक नहीं था, इसलिए उसकी हत्या करके दिल्ली की गद्दी संभाल लेता है। नेक्स्ट आता है कुव्वत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ स्थित है? आपका दिल्ली में, न्यू दिल्ली में स्थित है, ठीक है, दिल्ली में ये कुव्वत उल इस्लाम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, नोट डाउन कर लिया है यहीं पे, ठीक है। आगे कह रहा है ऐबक की मृत्यु के समय इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? जब ऐबक की मृत्यु हुई तब इल्तुतमिश कहाँ का गवर्नर था? वहाँ का बदायूं का गवर्नर था, ठीक है, बदायूं का गवर्नर था। और उसके बाद क्या होता है कि आराम शाह गद्दी संभाल लेता है, और आराम शाह ज़्यादा कुशल शासक नहीं होता है, इसलिए वो वहाँ से आकर के इल्तुतमिश इसकी हत्या कर देता है, और हत्या करके स्वयं राजगद्दी संभाल लेता है। तो ये कहाँ का गवर्नर था? तो बदायूं का गवर्नर था, ठीक है, बदायूं, बदायूं का गवर्नर था, ठीक। आगे क्या क्वेश्चन है? आगे क्वेश्चन है, कह रहा है दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला शासिका। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो दिल्ली की प्रथम एवं अंतिम महिला शासिका कौन थी? रजिया सुल्तान, रजिया सुल्तान, ठीक है। आगे चलते हैं, अगला क्या कह रहा है? इक्ता प्रणाली, इक्ता प्रणाली की शुरुआत कौन करता है? तो ई से आप रिलेट कर सकते हैं। इक्ता प्रणाली की शुरुआत किसने करी थी भैया? इल्तुतमिश ने, ठीक है, इल्तुतमिश। आगे चलते हैं, आगे कह रहा है भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तो भारत में पोलो खेल का प्रचलन किसने किया था? तुर्कियों ने किया था, तुर्की ने, ठीक है। अरे बस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला कह रहा है चालीसा का दल तुर्कान ए चहलगामी का निर्माण किसने किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था, ठीक है, इल्तुतमिश।
इल्तुतमिश ने किया था। आगे चलते हैं, आगे कह रहा गुलाम वंश की राजधानी लाहौर से दिल्ली किसने स्थानांतरित की। तो गुलाम वंश की जो राजधानी है वो पहले लाहौर थी, लाहौर के बाद दिल्ली स्थानांतरित कर दी इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने। और उसके पश्चात क्या है, गुलाम वंश का अंतिम शासक। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक किसे कहा जाता है, कभी कभी अंतिम से पूछ लेता है। तो गुलाम वंश का अंतिम शासक कौन होता है, तो क्यूमर्स। ठीक है, गुलाम वंश का अंतिम शासक क्यूमर्स को कहा जाता है। तो ये था आज आपका गुलाम वंश। कल हम खिलजी वंश की चर्चा करेंगे। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, नहीं तो आज ही हम खिलजी वंश को कंप्लीट कर देते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।